Hello everyone. So in the previous chapter we have seen the governor and the associated power with the governor and the important article which is related to the governor. So in this chapter we are beginning with chapter number 31 of M. Lakshmikant 8th editions, that is Chief Ministers. अब देखो, जैसे हमने सेंट्रल लेवल पे क्या देखा था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का। वहीं अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो रियल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, रियल हेड होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, रियल हेड इन द, इसका मतलब क्या है कि जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, बट जिसके नाम से वो पावर एक्सरसाइज की जाएगी वो हेड ऑफ स्टेट होगा, दैट इज प्रेसिडेंट। वैसे ही सेंट्रल लेवल पे भी, जैसे हमारे यहाँ सेंटर पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वैसे ही स्टेट लेवल पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो सेंटर की तरह स्टेट पर भी एक चीफ मिनिस्टर होगा जो रियल, जिसके पास रियल पावर होगी। रियल पावर मतलब कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव पावर, ओके। और जो गवर्नर होगा उसके पास डिजोर पावर होगी, ठीक। तो अगर हम अपॉइंटमेंट को लेकर बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है जो डील करता हो कि किस तरह से सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट होगा चीफ मिनिस्टर का, ओके। बट आर्टिकल 164 को देखें तो ये केवल यही बात करता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो चीफ मिनिस्टर होगा वो गवर्नर के थ्रू अपॉइंट होगा, ठीक है। हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द गवर्नर इज फ्री टू अपॉइंट एनी वन एज द चीफ मिनिस्टर। हालांकि आर्टिकल 164 में सीधे सीधे मेंशन है कि चीफ मिनिस्टर जो होगा वो गवर्नर के थ्रू अपॉइंट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर का जिसका मन करेगा, जिसको मन करेगा उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द convention of the parliamentary system of the government, the governor has to appoint the leader of the majority party in the state legislative assembly as the chief ministers, okay। अब पार्लियामेंट्री कन्वेंशन की बात करें ना, तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन क्या कहता है, ये कहता है कि गवर्नर किसी ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जो मेजोरिटी जो होल्ड करता हो विद इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जिसकी मेजोरिटी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा गवर्नर। बट वेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली देन द गवर्नर में एक्सरसाइज हिज हर पर्सनल डिस्क्रिजन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। अब मान लो कि कोई ऐसा केस हो जाए कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कोई पार्टी ऐसी मिल ही नहीं रही है जो मेजोरिटी होल्ड कर रही हो, तो इस केस में क्या होगा कि गवर्नर के पास ये एक उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, पर्सनल डिस्क्रिशनरी पावर है कि इस केस में वो जिसे चाहेगा, हाँ, चाहे कोई पार्टी या तो कोलिजन फॉर्म करती हो उसके बाद लार्जेस्ट पार्टी बनती हो, ठीक है, तो या कोई ऐसी पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक, तो उसके जो लीडर होगा उसको वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगी, ठीक है। सो इन सच अ सिचुएशंस, जब कोई पार्टी किसी भी एक सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, द गवर्नर यूजुअली अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिजन इन द असेंबली। वही जो हमने बात की ना, उसके बाद जो उसे लगेगा कि हाँ ये लार्जेस्ट पार्टी है या फिर कोई पार्टीज मिलके कोलिजन आपस में बना रही हैं, तो उनके जो लीडर होंगे उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। पहले उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक, उसके बाद उनसे कहा जाएगा कि आप अब अपना हाउस में आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, ठीक है, आप ये चीज़ प्रूव करो कि हाँ आप हाउस का कॉन्फिडेंस होल्ड करते हो, ठीक। अभी हमने रिसेंटली देखा था तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति के केस में, ठीक है, उनके केस में थोड़ा सा गवर्नर ने उन्हें दौड़ाया भी, ठीक, कि आप पहले मेजोरिटी लेके आओ। वैसे जनरली क्या होता है कि पहले गवर्नर एक प्राइमा फेसी उसे जो लगता है कि हाँ भाई ये वैसे रिजल्ट तो सबको पता ही चल जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव जो स्टेट के लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, जनरल इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें कौन सी पार्टी की मेजोरिटी है वो तो सबको पता चल जाती है, ठीक है। और इन विजय थालापति के केस में क्या हुआ था कि इनके पास कोई क्लियर मेजोरिटी थी नहीं,
ठीक है, और कोई अदर पार्टीज भी कोलिजन बना के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो फॉर्म कर नहीं रही थी। तो यहाँ पे गवर्नर को अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। गवर्नर को क्या करना चाहिए था कि इनको पहले चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दे, फिर इनसे बोले कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दो। बट गवर्नर ने ऐसा नहीं किया। गवर्नर ने इन्हें दौड़ाया और कहा कि भाई देखो, पहले आप सिग्नेचर लेके आओ कि हाँ आपको इनका समर्थन है, फिर मैं आपको एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करूँगा। तो ये केस था विजय थलापति वाला। ठीक है, द गवर्नर may have to exercise his her individual judgment in selection and appointment of chief minister when chief minister in office dies suddenly and there is no obvious successor। एकदम पैरेलल पावर है जो प्रेसिडेंट के पास थी कि मान लो जो चीफ मिनिस्टर था वो अपने ऑफिस में उसका देहांत हो जाता है। ठीक है, इफ द चीफ मिनिस्टर डाइज सडनली विद इन देयर ऑफिस और उसको ऐसा लगता है कि हाँ उसका कोई सक्सेसर नहीं है, तो ऐसे केस में चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, वो किसी पर्सन को जो गवर्नर क्या करेगा, जो किसी पर्सन को वो जिसे जो उसे लगेगा कि हाँ भाई ये एलिजिबल है नेक्स्ट इन लाइन, तो उसे अपॉइंट कर देगा अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे हमने ये केस देखा था जब हाँ हमारी इंदिरा गांधी जी जब वो उनको असैसिनेट कर दिया गया था, उसके बाद राजीव गांधी जी के केस में ऐसे उन्हें भी सीधे प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपॉइंट कर दिया था। ठीक, तो ये जो कुछ पावर है ना एकदम पैरेलल है सेंट्रल लेवल के। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखो, हाउएवर ऑन द डेथ ऑफ चीफ मिनिस्टर द रूलिंग पार्टी इजिली इलेक्ट ए न्यू लीडर एंड गवर्नर हैज़ नो चॉइस बट टू अपॉइंट हिम हर एज अ चीफ मिनिस्टर। जनरली क्या होता है कि मान लो कोई चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिस में डाइज, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जनरली जो लार्जेस्ट पार्टी होती है वो खुद अपॉइंट करके ये गवर्नर के पास नाम रिकमेंड करती है कि हाँ आप इनको अपॉइंट करो। इस केस में गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, उसे अपॉइंट करना ही पड़ता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज हर मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही सी इज अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा नहीं लिखा है कि भाई ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीफ मिनिस्टर होने से पहले, ठीक है, मान लो आप अभी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किए गए हो, उससे पहले आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। अभी हमने एग्जाम्पल लिया ना विजय थलापति का केस। ठीक, बट फिर भी किया जाता है। द गवर्नर में फर्स्ट अपॉइंट हिम हर एज अ चीफ मिनिस्टर एंड देन आस्क हिम हर टू प्रूव हिज हर मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन अ रीजनेबल पीरियड। ठीक है, जनरल जो केस है कि चीफ मिनिस्टर जिसको उसे जो लगता है जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें उसको लगा कि हाँ ये पार्टी मेजोरिटी होल्ड करती है, तो उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। उसके बाद एक टाइम पीरियड देंगे कि हाँ भाई आप इतने टाइम के पीरियड में हाउस में आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ओके, ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर फॉर 6 months विद इन विच time he should be elected to the state legislature, failing which he cease to be the chief minister। ओके, मान लो कि कोई मेंबर है, ठीक है, कोई पर्सन है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, उसको भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। कितने टाइम पीरियड के लिए? 6 month के लिए। लेकिन उस 6 month के अंदर उसको अपनी जो मेंबरशिप है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही 6 मंथ से ज़्यादा वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, एज अ चीफ मिनिस्टर। बट एक इसमें ये भी है कि अगर वो विद इन 6 month अपनी मेंबरशिप प्रूव नहीं कर पाता हाउस की, तो फिर उसको रिजाइन देना पड़ेगा एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। फर्दर चीफ मिनिस्टर में बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो चीफ मिनिस्टर है दोनों में से किसी हाउसेज का मेंबर हो सकता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। ठीक है, यूजुअली चीफ मिनिस्टर हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम लोअर हाउस। जनरली क्या होता है कि लोअर हाउस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी में से चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। द सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस 1983-88 मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। अब सरकारिया कमीशन की सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेके कुछ रिकमेंडेशन है, ठीक है, उसको ध्यान देते हैं। आप इसको एक थोड़ा सा टाइम पीरियड याद रखेंगे कि 1983 to 88 सरकारिया कमीशंस हाँ जो थी वो बैठी थी। ओके, तो इसने क्या रिकमेंड किया था
इसने कुछ चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर को रिकमेंड किया था कि देखो भाई, इन चूजिंग अ चीफ मिनिस्टर द गवर्नर शुड बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अगर जो गवर्नर को चीफ मिनिस्टर को चूज करना है तो उसके लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल भी इसने दिए थे, जैसे कि द पार्टी और कम्बिनेशन ऑफ पार्टी विच कमांड्स द वाइडेस्ट सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी कॉल्ड अपॉन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कि कोई भी पार्टी जो मेजोरिटी होल्ड करती है या कोई कोलिजन गवर्नमेंट जो मेजोरिटी होल्ड करती है, कोलिजन पार्टी जो मेजोरिटी होल्ड करती है, तो उसको जो गवर्नर है, ठीक है, उस गवर्नर उसे बोल सकता है कि हाँ आप अपनी गवर्नमेंट बनाओ। ओके, अब सेकंड गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है गवर्नर्स के फंक्शनिंग को लेके, तो ये है कि देखो गवर्नर का काम क्या है, ठीक है। गवर्नर का सिर्फ इतना सा काम है कि भाई जो भी पार्टी मेजोरिटी, जिस भी पार्टी ने मेजोरिटी सिक्योर किया है उसकी आप गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करवाओ, ठीक है। आपका ये काम नहीं है कि आप किसी ऐसी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करवाओ जो आपकी पॉलिसीज़ को परस्यू करे, ठीक है। मतलब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट को चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी सिक्योर करती है उसकी गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो ये सेकंड गाइडिंग प्रिंसिपल था। दूसरा, अब इसमें क्या है रिकमेंडेशंस, तो सेकंड ये कहता है कि इफ़ देयर इज अ सिंगल पार्टी हैविंग एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, द लीडर ऑफ दैट पार्टी शुड बी ऑटोमेटिकली बी आस्क्ड टू बिकम द चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। पहला केस ये है कि मान लो कोई सिंगल पार्टी है जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाती है, ठीक है, लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक। तो उस पार्टी का जो लीडर होगा आप उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, ठीक। लेकिन वहीं अगर सेकंड केस में अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि कोई भी पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिक्योर नहीं करती है, ठीक है, तो गवर्नर का ये काम है कि वो चीफ मिनिस्टर को किसको चूज़ करेगा, जो भी पार्टीज कोलिजन बनाती हैं या जो भी पार्टी अगर कोलिजन गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है तो जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उसकी आप गवर्नमेंट बनने का आदेश दो और उसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करो, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो इसका भी एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, ठीक है, कि किस कैटेगरी में अगर ये नहीं हो पाता तो फिर ये आपके ऑप्शन हो सकते हैं, अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होंगे, तो हम उसी तरह से एक बार प्रेफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई भी पार्टी जो है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिक्योर नहीं करती, ठीक। तो अगर मान लो कि कोई मतलब दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा भी पार्टीज़ कोलिजन बनाती हैं इलेक्शन से पहले, एक गठबंधन बना लेती हैं, ठीक है। तो अब इलेक्शन हुआ, उसमें कोई भी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई, तो ये जो कोलिजन वाली है ना, जो अलायंस बना था, अलायंस बोलेंगे, तो जो अलायंस इलेक्शन से पहले बना था, ठीक है, उस पार्टी के गवर्नमेंट को आप फॉर्म कराओ, ठीक है। पहला ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हो गया। सेकंड ये हो गया कि द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इज टेकिंग ए क्लेम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट्स, ठीक है। जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है जिसके पास हाईएस्ट सीट है और जो दूसरों के हेल्प से जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी हेल्प से गवर्नमेंट बनाना चाहती है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप सेकंड नंबर पे इसको रखोगे, ठीक है। थर्ड है अ पोस्ट इलेक्टोरल कोलिजन ऑफ पार्टीज विद ऑल द पार्टनर्स इन द कोलिजन ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, ठीक। इलेक्शन होने के बाद भी कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो इलेक्शन होने के बाद ये थर्ड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में है कि फिर आप इलेक्शन होने के बाद जो कोलिजन पार्टीज़ ने जो मिलकर कोलिजन बनाया है, जो गठबंधन बनाया है, उसकी गवर्नमेंट अब फॉर्म करो, अगर ये ऊपर वाले अगर ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फोर्थ प्रेफरेंस में क्या है कि अ पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस ऑफ पार्टीज विद सम ऑफ पार्टीज इन द अलायंस फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। एक ऐसा भी केस हो सकता है कि इलेक्शन होने के बाद एक अलायंस बना, ठीक है। अब उसमें कुछ पार्टीज़ जो हैं, अलायंस है तो जाहिर सी बात है पार्टीज़ होंगी उसमें कई सारी, तो वो पार्टीज़ जो अलायंस बना है उनमें से आप मतलब उस पार्टीज़ को आप ये अलायंस को कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करने का आदेश दो, ठीक है। साथ ही साथ जो
आउटसाइड से भी ऐसा होता है ना कि कुछ इंडिपेंडेंट पार्टीज़ भी, इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो जीत के आते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर प्रेफरेंस में 4th नंबर पे है, बस इसको आप इतना ध्यान रखना, ठीक। तो अब देखो तीसरा रिकमेंडेशन क्या था, द गवर्नर वाइल गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग अबव शुड सेलेक्ट अ लीडर हु is most likely to command a majority in the legislative assembly. The governor while going through the process described above. अभी हमने 4 प्रोसेस देखे, ठीक है, कि ऑर्डर प्रेफरेंस क्या रहेगा, ठीक। अगर कोई सिंगल पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिक्योर नहीं करती तो लीडर हु इन हिज हर जजमेंट इज मोस्ट लाइकली टू कमांड अ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। उसके बाद जो इसका लीडर होगा, ठीक है, ये जो अभी हमने ऊपर देखे 4 केसेस, उनमें आप जो मेजोरिटी को, वो जो लीडर जो है वो मेजोरिटी को कमांड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आप उसको चीफ मिनिस्टर बनाओगे, ठीक, अपॉइंट करोगे। अ चीफ मिनिस्टर अनलेस ही सी इज द लीडर ऑफ द पार्टी which has absolute majority in the legislative assembly should seek to vote of confidence in the legislative assembly within 30 days of taking over, ठीक है। देखो एक तो हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, कोई पार्टी एज्यूम करती है, उसकी गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, वो तो नॉर्मल केस हो गया, ठीक। तो ए चीफ मिनिस्टर अनलेस ही सी इज द लीडर ऑफ पार्टी, unless he see is the leader of party which is absolute majority in the legislative assembly should seek a vote of confidence in the legislative assembly within 30 days, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर नहीं वो एज्यूम कर रही है कोई पार्टी, तो जो कोई भी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी उसको विदिन 30 डेज़ के अंदर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब जो फ्लोर ऑफ द हाउस वहाँ पे जो है अपनी मेजोरिटी उसको प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब यही हुआ कि मेजोरिटी आप शो करो in the floor of the house, on the floor of the house, ठीक है। When a number of member of the legislative assembly approach the governor and contest the claim of incumbent chief minister to continue majority support in the legislative assembly, the governor should not risk a determinations of this issue of majority support on his her own outside the legislative assembly. The prudent course of him would be cause the rival claim to be tested on the floor of the house, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या है, मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ मेंबर हैं, ठीक है, वो बाहर से जाके गवर्नर को बोलते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर जो है ये मेजोरिटी को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब मेजोरिटी इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक। तब ऐसा नहीं कि गवर्नर बाहर से सुनकर और चीफ मिनिस्टर को उसके ऑफिस से बर्खास्त कर दे कि भाई आप मेजोरिटी कमांड नहीं करते हो। जो कुछ भी मेजोरिटी का क्वेश्चन होगा वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर प्रूव करेगा, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। तो ये 5th वाला यही कहता है बस। अब ओथ, टर्म एंड सैलरी की बात करें, ठीक, अपने ऑफिस में आने से पहले जो गवर्नर होता है वो उसको ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी किस, मतलब शपथ वगैरह जो होता है ना, तो चीफ मिनिस्टर को उसके ऑफिस में आने से पहले गवर्नर ही उसको दिलाता है, ठीक। चीफ मिनिस्टर क्या शपथ लेता है अपने ओथ में, मतलब अपने ओथ में क्या चीज़ें वो स्वेयर करता है, तो पहला कि ही और सी टू बी बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए फेथफुल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। टू अपहोल्ड सोवेरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की सोवेरेंटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेगा। फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज हर ऑफिस, ठीक है, ईमानदारी से और पूरी तरह सजग होके जो उसके ऑफिस है ना उस अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। टू डू राइट टू ऑल मैनर्स ऑफ पीपल्स इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, सभी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, ठीक, वो काम करेगा बिना किसी का फेवर किए हुए, ठीक है, बिना किसी डर के या बिना किसी अफेक्शन के या फिर किसी भी इल विल के प्रभाव में आए, वो अपना फेथफुली अपना ड्यूटी परफॉर्म करेगा। In his her oath of secrecy, the chief minister swears that he will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter that is brought under his her considerations or become known to him her as a state minister, except as may be required for the due discharge of his duties as such minister. अब देखो भाई चीफ मिनिस्टर है, जाहिर सी बात है उसके कोई भी डिसीजन ना, उसकी हर एक बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, उसका कोई नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकता है।
तो उसको ऑफिस ऑफ सेक्रेसी की भी शपथ दिलाई जाती है, जिसमें वो शपथ लेता है कि वो किसी भी जो भी मैटर उसके जानकारी में आता है वो किसी और को रिवील नहीं करेगा जब तक कि वो ज़रूरी ना हो किसी पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, या उसकी ड्यूटीज़ के अंदर वो ना आए कि हाँ भाई आपकी ड्यूटी है कि आप इसे रिवील करो, तब तक वो रिवील नहीं करेगा। द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स एंड ही सी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। देखो जो चीफ मिनिस्टर का टर्म है वो फिक्स नहीं है, वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, तो जब तक गवर्नर चाहेगा। अब यहाँ पे गवर्नर के चाहने का मतलब ये नहीं हुआ कि गवर्नर जब भी चाहेगा वो चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर देगा, ऐसा नहीं हुआ। जब तक चीफ मिनिस्टर मेजोरिटी कमांड करता है इन द हाउस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तब तक गवर्नर उसे रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। बट इफ ही सी लॉसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली ही सी मस्ट रिजाइन और द गवर्नर कैन डिसमिस हिम हर, ठीक है। मान लो कि अगर वो अपना जो कॉन्फिडेंस है असेंबली का वो लॉस कर देता है तो उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा या गवर्नर उसे खुद भी डिसमिस कर सकता है। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो सैलरीज एंड अलाउंस होंगी चीफ मिनिस्टर की उसे स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि भाई चीफ मिनिस्टर को क्या सैलरी या अलाउंस मिलेंगी। इन एडिशन टू द सैलरी एंड अलाउंस विच आर पेबल टू द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ही सी गेट अ सैंक्चुरी अलाउंस, फ्री अकोमोडेशंस, ट्रेवलिंग अलाउंस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। हाँ, उसको सैलरी एंड अलाउंस तो मिलेंगी ही, उसके साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें जैसे सैंक्चुरी अलाउंस हो गया, फ्री में अकोमोडेशन रहने के लिए घर मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा कि फ्रीली ट्रैवल कर सकता है कहीं पे भी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की उसको अवेलेबल करवाए जाएंगी। तो ये सारी एक चीफ मिनिस्टर को सुविधाएँ मिलती हैं, ठीक है। पावर एंड फंक्शन, चीफ मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शन की बात करें तो उसके पास कुछ पावर है रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कि द गवर्नर अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज अ मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर केवल उन्हीं पर्सनस को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा विद इन द स्टेट जो रिकमेंड किया जाता हो चीफ मिनिस्टर के थ्रू, ठीक है। ही सी एलोकेट एंड रिसफल्स द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स। मतलब कौन से मिनिस्टर के पास क्या पोर्टफोलियो रहेगा, मतलब क्या उसकी मिनिस्ट्री रहेगी, क्या उसके डिपार्टमेंट रहेंगे, ये चीफ मिनिस्टर ही एलोकेट एंड रिसफल करता है, ठीक। ही सी कैन आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम हर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, ठीक है। मान लो चीफ मिनिस्टर है, कोई अदर मिनिस्टर है, ठीक। अब किसी मिनिस्टर के ओपिनियन जो है वो चीफ मिनिस्टर से अगर मैच नहीं करते हैं तो चीफ मिनिस्टर चाहे तो गवर्नर को एडवाइस करें कि देखिए सर इनकी जो ओपिनियंस हैं हमसे मैच नहीं करती है, तो आप इन्हें रिमूव कर दीजिए, इन्हें डिसमिस कर दीजिए, ठीक। ही सी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होगी उसको ही प्रिसाइड करेगा, ठीक है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है। मतलब वो जो चाहेगा डिसीजन फाइनली वही डिसाइड होती है, ठीक। तो ये है चीफ मिनिस्टर की पावर। ही सी गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उन सभी मिनिस्टर्स की एक्टिविटीज़ जो होंगी उसको गाइड्स करेगा, डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, सारे मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ को। ही सी कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। अब देखो अगर चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर दे तो चूँकि जो अदर मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, तो चीफ मिनिस्टर अगर रिज़ाइन कर देगा तो वो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कोलैप्स कर जाएगी। Since the chief minister is the head of the council of ministers, her resignation or death automatically dissolve the council of ministers, ठीक है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, तो उसका रेजिग्नेशन या उसका डेथ ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड मेयरली क्रिएट अ वैकेंसी विच द चीफ मिनिस्टर मे और मे नॉट लाइक टू बी फिल। अब मान लो कि चीफ मिनिस्टर के अलावा कोई अदर मिनिस्टर्स है, वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या किसी तरह की कोई वैकेंसी क्रिएट होती है थ्रू रेजिग्नेशंस, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। उस केस में चीफ मिनिस्टर किसी दूसरे पर्सन्स को उसकी जगह पे अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अब इन रिलेशन टू द गवर्नर भी कुछ पावर है चीफ मिनिस्टर्स के पास, जैसे चीफ मिनिस्टर ज़्यादा फॉलोइंग पावर इन रिलेशन टू द गवर्नर, जैसे कि ही सी इज़ द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। देखो
गवर्नर चाहे तो चीफ मिनिस्टर से सारी इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, तो ये इन्फॉर्मेशन देगा चीफ मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं एक चैनल के थ्रू, कम्युनिकेशन का एक चैनल के थ्रू की तरह ये काम करता है चीफ मिनिस्टर बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, ठीक है। अब देखो चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस, तो टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर of state all decisions of the council of minister relating to the administration of affairs of the state and proposal of legislation। वो सारे मैटर्स चाहे वो स्टेट के अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या कोई लेजिस्लेशन का प्रपोजल आया हो, तो उन सारे मैटर्स को गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर से बोल सकता है कि आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो, और चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये इन्फॉर्मेशंस गवर्नर को कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। To furnish such information relating to administration of affairs of the state and proposal for legislation as the governor may call for, ठीक है, वही बात हो गई, ठीक। देखो एक तो जो पहला है यहाँ पे प्रोविज़न, ये क्या कहता है, पहला कहता है कि भाई चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा गवर्नर को वो सारे डिसीजंस जिस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ डिसीजन लिया है जो कि रिलेटेड है, मान लो जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड, या कोई लेजिस्लेशन का प्रपोजल है उससे रिलेटेड, तो ये सारे डिसीजन चीफ मिनिस्टर को गवर्नर को चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे डिसीजन गवर्नर को कम्युनिकेट करेगा। सेकंड केस में कि गवर्नर चाहे तो खुद से भी मांग सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशंस को, इस केस में भी चीफ मिनिस्टर उसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, ठीक है। मान लो कोई मैटर हो गया, ठीक, किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर कोई मैटर आया, उस मिनिस्ट्री ने इंडिविजुअली उसको कंसीडर किया विद इन द काउंसिल ऑफ, मतलब और सारे मेंबर से कंसिडरेशन, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से के साथ बैठकर उस पर बहस नहीं की, ठीक है, उसने खुद ही डिसीजन ले लिया, और गवर्नर को लगा कि नहीं भाई इस मैटर पे पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक बार अच्छे से कंसीडर करना चाहिए इस मैटर को, तो वो चीफ मिनिस्टर को बोलेगा कि देखिए सर इस मैटर पे आपकी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर का डिसीजन है, ये ज़्यादा बेटर होगा आप अगर उसे कंसीडर करें कलेक्टिवली, ठीक है, तो करना पड़ेगा हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उन मैटर को कंसीडर। अब देखो दूसरा जो ये तो हमारा फर्स्ट रिलेशन टू द गवर्नर जो पहली पावर थी, इसके अंदर कुछ पॉइंट थे। सेकंड जो पावर है रिलेटेड टू गवर्नर, ही सी एडवाइज द गवर्नर विथ रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स लाइक एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशंस, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता था ना, तो वो सेंटर में रिकमेंड करता था कुछ जो कुछ अदर बॉडीज़ होती हैं उनके चेयरमैन एक्सेट्रा मेंबर्स से रिलेटेड प्रेसिडेंट को, उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर जो होता है वो गवर्नर को स्टेट लेवल पे एडवाइस करता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल को अपॉइंट करो, जैसे कि एडवोकेट जनरल हो गए, चेयरमैन एंड मेंबर्स हो गए किसके, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा को अगर अपॉइंट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि भले ही चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर अपॉइंट करेगा विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, बट इसे अगर रिमूव करना हुआ इनके मेंबर्स को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर्स को, ठीक, तो इनको रिमूव कौन करेंगे, तो इन्हें केवल प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, इसको ध्यान रखना है। इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, अब देखो चीफ मिनिस्टर की कुछ पावर होती है विद रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर, कौन कौन सी पावर है। He advised the governor with regard to summoning and proroguing of session of the state legislature, ठीक है। अब देखो हर एक जनरल इलेक्शन के बाद और एवरी ईयर पहला सेशन कौन सम्मन करता था सेंट्रल लेवल पे, तो प्रेसिडेंट, ठीक है, किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के। उसी तरह से स्टेट लेवल पे भी हाउस को सम्मन करना हुआ, प्रोरोग करना हुआ, ठीक है, हाउस के सेशंस को, तो चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा गवर्नर को, ठीक। ही सी कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम्स, वो रिकमेंड कर सकता है चीफ मिनिस्टर गवर्नर को, ये भी रिकमेंड कर सकता है कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो, ठीक है, ये पावर होगी। थर्ड पावर है ही सी अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो हाउस के फ्लोर हैं, ठीक है, तो जब हमने सुना भी होगा ना कि प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, ठीक है, बजट सेशन से पहले, ठीक, तो उसमें क्या होता है, ये
प्रेसिडेंट ही तो होता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अनाउंस करता है, बोलता है ना कि मेरी सरकार ये लगती है, मेरी सरकार ये करेगी, ऐसा होता है ना। हमने द्रौपदी मुर्मू जी को हमने सुना भी है ना, मेरी सरकार, खासकर ये चीज़ें ज़्यादा याद हो गई क्योंकि वो मतलब ऐसा बोलती हैं ना, उनकी थोड़े एक्सेंट थोड़ी सी अलग है, तो वो बोलती हैं अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ को अनाउंस करती हैं। सेम स्टेट लेवल पे भी होता है कि गवर्नर जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस करता है, ठीक है। कुछ अदर पावर एंड फंक्शंस हैं चीफ मिनिस्टर के, जैसे कि जो स्टेट की प्लानिंग बोर्ड होगी उसका चेयरमैन कौन होगा, तो चीफ मिनिस्टर ही चेयरमैन होगा स्टेट की प्लानिंग बोर्ड की। जैसे सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग कमीशन था ना, उसका चेयरमैन कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से यहाँ पे स्टेट लेवल पे चेयरमैन कौन होगा स्टेट प्लानिंग बोर्ड की, तो चीफ मिनिस्टर होगा, ध्यान रखना है। ही सी एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ कंसर्न जोनल काउंसिल बाई रोटेशंस होल्डिंग ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है। हमने कुछ जोनल काउंसिल की बात की थी, हेड कौन कर रहा था, होम मिनिस्टर हेड कर रहा था, ठीक है। मतलब चेयरमैन उसका कौन था, होम मिनिस्टर। जो हर एक जोनल काउंसिल का जो चेयरमैन होगा होम मिनिस्टर होगा। जोनल काउंसिल हमने पढ़ा था ना ऊपर कि हाँ, जोनल काउंसिल को जो अलग अलग जोन है ना, ईस्टर्न जोन हो गया, वेस्टर्न जोन हो गया, नदर्न जोन हो गया, तो इसके कुछ स्टेट मिलके आपस में एक जोनल काउंसिल बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो म्यूचुअल डिस्प्यूट हैं उनको सॉल्व किया जा सके। चूँकि एक जोनल काउंसिल में एक सिमिलर टाइप के स्टेट्स होते हैं लगभग, जिसका हो सकता है टेरेन अलग हो या कोई अदर चीज़ें में कुछ मतलब सिमिलरिटी हो। टेरेन जैसे सबका सिमिलर है ईस्टर्न स्टेट का, ठीक है, नदर्न स्टेट का अलग है टोपोग्राफी, तो उसी बेसिस पे जोनल काउंसिल होती है। जोनल काउंसिल का चेयरमैन होम मिनिस्टर होता है, वाइस चेयरमैन ये चीफ मिनिस्टर होते हैं। बट जोनल काउंसिल में ये जो चीफ मिनिस्टर, अब भाई एक जोनल काउंसिल में एक ही चीफ मिनिस्टर तो होता है नहीं, कई सारे, वो सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो अब उनमें वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, तो वो रोटेशन बेसिस पे बनते हैं। मतलब एक साल ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे इस स्टेट के वाइस चेयरमैन, दूसरे साल दूसरे चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरमैन बन जाएंगे। तो अब देखो थर्ड क्या है, ही इज द मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एंड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग ना उसकी गवर्निंग काउंसिल हमने पढ़ा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। तो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग हो गई या इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, इसके मेंबर्स भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और जो इंटर स्टेट काउंसिल और गवर्निंग काउंसिल है उसको हमने देखा था कि इसका जो चेयरमैन होता है कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर से हेड करता है, ठीक है। और ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं। ही इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का चीफ स्पोक पर्सन कौन है, तो वो चीफ मिनिस्टर है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ स्पोक पर्सन तो वो है प्राइम मिनिस्टर्स। ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट अ पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग एमरजेंसीज। देखो जब एमरजेंसी सिचुएशंस में, ठीक है, क्राइसिस अगर कोई हो गया तो क्राइसिस को मैनेज कौन करता है, चीफ मिनिस्टर ही मैनेज करता है। चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे कोई क्राइसिस हुई हो इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, ऐसे भी केस में चीफ मिनिस्टर ही मैनेज करता है। एज अ लीडर ऑफ स्टेट ही सी मीट वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल्स एंड रिसीव्स मेमोरेंडम फ्रॉम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्योंकि वो लीडर है स्टेट का, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहती है वो जो डिफरेंट सेक्शन से जाके मिले उनसे मेमोरेंडम रिसीव करे, ठीक, उनके प्रॉब्लम्स को सुने। अब है कि ही सी इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। जो भी पार्टी पावर में होती है उसका लीडर ही तो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। जो सर्विसेज हैं उनका पॉलिटिकल हेड कौन है, तो ये चीफ मिनिस्टर ही है, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। Thus he plays a very significant and highly crucial role in state administrations। इसीलिए जो काफ़ी सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल रोल होता है किसका, चीफ मिनिस्टर का इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस। However, discretionary power enjoyed by the governor reduced to some extent the power, authority, influence, prestige and role of chief minister in the state administrations। हमने ऊपर ये भी देखा है कि गवर्नर्स की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, तो वो जो डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं गवर्नर की कहीं ना कहीं क्लैश करती हैं जो चीफ मिनिस्टर्स की पावर है, तो कहीं ना कहीं वो चीफ मिनिस्टर्स की पावर को अप टू सर्टेन एक्सटेंट लिमिट करती हैं, ठीक। गवर्नर के साथ क्या रिलेशंस होता है चीफ मिनिस्टर का। द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। कौन कौन से प्रोविजन है, आर्टिकल 163 क्या बोलता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड, ठीक है।
आर्टिकल 74 जो सेंटर के लिए था वही आर्टिकल 163 स्टेट के लिए है। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एज द हेड to aid and advise the governor on the exercise of his her function except insofar as he is required to be exercise his her function or any of them in his her discretions। देखो चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एडवाइस करती है गवर्नर को उसके फंक्शनिंग को लेके, ठीक है। तो ठीक, तो यही 163 में है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको हेड कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर। उसका काम क्या है, एड एंड एडवाइस करना गवर्नर को, ठीक है, ताकि वो अपना फंक्शन करे। तो गवर्नर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है नहीं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही करता है जैसे सेंट्रल लेवल पे था। हालांकि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास, ठीक, उसमें उसको ये चीफ मिनिस्टर हेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आर्टिकल 163 बोलता है। आर्टिकल 164 पैरेलल पावर है आर्टिकल 75 के। The chief minister shall appointed by the governor and other ministers shall be appointed by the governor under advice of chief minister। आर्टिकल 164 का पहला क्लास क्या बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा गवर्नर के थ्रू अपॉइंट होगा और जो अदर मिनिस्टर होंगे वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे उन्हें गवर्नर अपॉइंट करेगा। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। मिनिस्टर कब तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहेगा, ठीक। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आर्टिकल 167 पे आते हैं। आर्टिकल 167 क्या बोलता है कि चीफ मिनिस्टर की कुछ ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करे गवर्नर को स्टेट के सारे डिसीजंस रिलेटेड जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन को गवर्नर को बताएगा कौन, चीफ मिनिस्टर बताएगा, ठीक है। वो डिसीजन किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। कोई लेजिस्लेशन के प्रपोजल से रिलेटेड हो सकते हैं। सेकेंड है टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द गवर्नमेंट में कॉल फॉर। देखो एक तो जो पहला वाला है ये बोलता है कि भाई चीफ मिनिस्टर खुद से डिसीजन को कन्वे करेगा किसको, गवर्नर को। सेकंड क्या बोलता है कि अगर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को लगता है कि नहीं उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है तो गवर्नर आदेश भी दे सकता है कि भाई चीफ मिनिस्टर आप हमें इंफॉर्मेशन दो रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ठीक। तीसरी ड्यूटी क्या है, इफ द गवर्नर सो रिक्वायर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर any matter on which decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council। कोई ऐसा मैटर जिस पे किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने डिसीजन तो ले लिया है बट उसे इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के थ्रू कंसिडर नहीं किया गया है, तो गवर्नर बोल सकता है कि नहीं भाई आप इसको कंसिडर करो विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये चीज़ थर्ड है, ठीक। तो ये चीफ मिनिस्टर की कुछ ड्यूटीज़ हैं जो गवर्नर उसे या तो खुद से ड्यूटी करनी है या गवर्नर उसे आदेश देगा अपनी उसकी ड्यूटी को करने के लिए, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल हैं रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर्स। पहला आर्टिकल 163 हमने ऑलरेडी देख लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, पैरेलल पावर टू आर्टिकल 74 इन सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 164 अदर प्रोविजंस एज अ मिनिस्टर, आर्टिकल 75 के पैरेलल है। आर्टिकल 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की बिजनेस, स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस कंडक्ट कैसे होगा, आर्टिकल 166 के अंदर आता है। आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अप टू द गवर्नर। कुछ ड्यूटीज़ हैं चीफ मिनिस्टर को, कुछ इन्फॉर्मेशन उसे देना है गवर्नर को, ठीक है। ये ड्यूटीज़ हैं कुछ आर्टिकल 167 के अंदर मेंशन है, हमने ऊपर देख लिया 3 टाइप की थी। आर्टिकल 177 राइट ऑफ मेंबर्स एज रिस्पेक्ट टू द हाउस, ठीक है। किसी मिनिस्टर का राइट क्या है उसके हाउस में, उससे रिलेटेड प्रोविज़न आर्टिकल 177 के अंदर डील होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 31 दैट इज रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर्स। इन नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 32। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।